हम्म। जय श्री संगीता जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को। आपका अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं बोल रही हाँ थी अब जी। सर्टिफिकेट का भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो आपने लिस्ट उसको बात हो देते। गई थी। तो मैं ये पूछ रही थी कि मेरे पास एक सेट सर्टिफिकेट है मेरा। आप हम्म। उसमें जीतो का लोगो लगाएंगे या अपना नया कुछ बनेगा लैंग्वेज ही? नहीं नहीं, आप अपना दे दो, उसमें जीतो का लोगो लगवा देंगे। ठीक है, मैं अपना जो वो डिजाइन किया वो हुआ हाँ, है वो मैं आपको। ब्लैंक एक बार पूरा आ जाए ना आपकी तरफ का इंस्टीट्यूट के हिसाब से ना, फिर ऊपर जीतो का लोगो लगवा देते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ कैसे करेंगे, वो अश्वनी को भेज दूंगी मैं अभी। ठीक अश्वनी है। ग्रुप में ही है। तो हम्म। अभी श्वेता इनको भेजेंगे अपन, आप अपना उन्हें मेरे को भेजो। मैं इनको भेज देती हूँ, उस पे जीतो का मेरा दो लोगो तीन लग के क्वेश्चन सर्टिफिकेट थे। कैसे बनेगा हाँ। वो मेरा पता लग क्वेश्चन ये जाएगा। था कि ना, जैसे मैं जब भी क्लास लेती हूँ ना मेरे यहाँ पे भी, अगर मैं किसी भी चीज का सर्टिफिकेट देती हूँ तो एक छोटा सा एग्जाम लेना होता है इसके लिए। ले लेना जितने आप करो इनका एग्जाम लीजिए ना आप पूरा। जो हाँ। प्रोसेस है वो प्रोसेस ही होना चाहिए, ऐसे प्री का सर्टिफिकेट तो जाना भी नहीं चाहिए। हाँ पता भी लगना चाहिए ना कि आपने कुछ करा है काम ना। जी। तो आप ले लेना छोटा एग्जाम, एक दिन आप एग्जाम एग्जाम का एक लेकर तो के फिर फॉर्मा मैं करना। तैयार कर लूंगी, और एक और चीज थी कि जैसे मेरे को ना 17 18 या 20 जनों से ज्यादा कभी दिखाई नहीं दिए स्क्रीन पे। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं फिर उनको कैसे सर्टिफिकेट देंगे? नहीं तो आप अपना एक बार अपने रेगुलर अटेंडेंस का कैसे पता चले यूं। हम्म। मुझे ऐसा लगा है कि कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करा है, शायद ऐसा कुछ लग रहा है। वो रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं ओनली। हाँ, हो सकता है। क्योंकि किसी तो का कोई एक बार है ना, और। एक काम करते हैं, अब तक के 10 सेशन जब हो जाते हैं ना, तो हाँ टोटल जी। किसने कितने ज्वाइन किए वो एक बार अपन ग्रुप में ले लें। ठीक है। क्योंकि क्या है, ऐसे अनऑथेंटिक तरीके से अगर अपन सर्टिफिकेट्स इश्यू कर देते हैं ना, तो फिर वैल्यूज नहीं होती उसकी सर्टिफिकेट की। नहीं नहीं, उनको तो मिलेगा भी नहीं ना जिन्होंने आया ही नहीं, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है तो। एक क्या है, इसमें थ्योरेटिकल एक पेपर होगा अपना। मतलब मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगी, और वो लोग जस्ट उसका रिप्लाई विद इन 15 मिनट्स उनको करके मुझे सेंड करना होगा। हाँ, और उसके अंदर है ना, आपको आपने कौन सी क्लास में क्या किया तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जिसको ज्वाइन ही नहीं किया उसको आएगा ही नहीं कुछ भी। ये हम लोग है नेचुरल। ना, जिसकी 25 सेशन है, आज अपनी 9वीं क्लास है। तो मैं 15 क्लास 16 क्लास होने के बाद में उनको पेपर बताती जाऊंगी कि हम लोग ये चीजें लेंगे। एक तो स्टिच गारमेंट होता है इसके लिए पूरा, कि वो बना के और पूरा मुझे मतलब उसको इस टैप्स में वीडियो बना के भेजेंगे कि पहले हाँ, उन्होंने कैसे इसका ड्राफ्ट किया, फिर उसको कब स्टिच किया, फिर फिनिश किया, फिर जैसे वो खुद की फोटो खींच लेंगे, अगर खुद ने पहना है, नहीं तो वैसे ही भेज देंगे। तो ये दो चीज एग्जाम क्लियर करने के बाद में सर्टिफिकेट दे देंगे। तो सुमन जी आज आप एक मैसेज तो डाल दो कि हाँ। अब तक किसने ज्वाइन नहीं किया एक बार भी। मतलब ठीक। अभी तक के 10 क्लासेस के अंदर मैक्सिमम क्लासेस वाइज लिख के बताएं किसने कितनी कर ली है, किसने सारी नौ करी है। क्लास 9। स्पेशली हम जिसने सारी करी होगी उनको वी विल स्पेशल कुछ भी कर सकते हैं उनको।
ठीक वॉट एवर वी थिंक अबाउट इट। लेकिन है ना, थोड़ा उससे क्या मोरल रहता है कि भाई जो पूरा सिंसियरली किया है तो वी हैव टू गिव ठीक समथिंग देम। तो ठीक उससे है। क्या थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। तो आज मैसेज तो मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि ये भी सही है कि अब अपन रोज भी तो चेक करना मुश्किल है किसने आज ज्वाइन किया किसने नहीं किया। हाँ, नहीं ये मैंने सही एक दिन है। ऐसे ही स्क्रीन पे चेक किया कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हाँ, मुझे वो 18 18 से 20 22 ज्यादा तो होते ही है। बीच में से हम लोग दो तीन होते तो निकल ही जाते। आप चार जने तो, तीन जने तो अपन होते ही होते हैं। मेरे पास है ना 26 लोगों की या 25 लोगों की फीस सबमिट हुई थी। उतने लोग कभी आए ही नहीं, उसके बाद में 3 4 5 तो अपन शुरू और हैं। शुरू में नहीं, 21 ही आए। शुरू शुरू के सेशंस में 21 थे। मैं आई विल ऑलवेज चेक 21 23 तक भी गए शुरू शुरू में तो। ठीक बाद है। में कम हुए हैं। ठीक है, कभी कभी कम हो काम हो जाता है, समझ आई बात, लेकिन हम्म, एवरीडे कम होना ठीक नहीं है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, मैं हाँ कुछ। हाँ, नवकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली नवकार मंत्र लगा लो। एक बार सब वीडियो ऑन कर लीजिए नवकार मंत्र के लिए। श्वेता, नवकार मंत्र लगा देना। बोल के कर लेते हैं शायद, आई थिंक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो, मङ्गलाणं च सव्येष परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र एवरीवन। आप लोग सब एक बार वीडियो खोल लेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जितने जनों ने ज्वाइन किया है प्लीज। और एक बार आप अपनी ना ग्रुप के अंदर वो भी डाल दीजिएगा कि किसने कितने सेशन ज्वाइन किए हैं अब तक। तो जो बराबर ज्वाइन कर रहे हैं तो वी विल अप्रिशिएट देम कि उन्होंने बराबर क्लास ले रहे हैं वो। तो यदि कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ बात है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और क्वेश्चन अभी आप अनम्यूट करके अपने आप की बात रख सकते हैं। तो सुमन जी, ओवर टू यू। थैंक यू। आज मैं आपको पेपर फ्यूजिंग के साथ 4 5 तरीके के गले बताऊंगी, और फिर हम उसे जो हम फाइनली कुर्ता बनाने वाले हैं उसमें से 2 गले उठा करके और फिर मैं उसके साथ वर्क करूंगी। तो गला बनाते कैसे हैं? अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो मैंने जैसे ए बी पर हमने 2.5 लिया था और ए सी पर हमने 6 लिया था। हम इस कर्व स्केल के जरिए जस्ट उसे गोलाई से मिला सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपको कुछ डिजाइनर चाहिए, जैसे मैंने ये थोड़ा सा एकदम स्वीट हार्ट जैसा शेप लिया है, तो इसको मैं एक बार बहुत डार्क मार्क कर रही हूँ, लेकिन देखिए ई से ही स्टार्ट करना है और एफ पर ला करके मैंने इसे फिनिश किया है। ये गला जो मेरा है, मैं थोड़ा साइड से ही बताती हूँ। दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब ये जो हमने डिजाइन बनाया है ये तो सिंगल लाइन हुई है। पेपर फ्यूजिंग हमारा 2 फोल्ड्स में है। ये वाले हाथ पर मेरा फोल्डेड है। मैं इसके बाहर की तरफ पूरा 1 इंच का सेम डिजाइन बनाऊंगी, और यहां से मैंने इसे हॉरिजॉन्टल ऐसे ही मार्क कर दिया है। ये इसलिए कि जब हम पेस्ट करते हैं ना ये वाला हिस्सा, तो ये क्या होता है, ऐसे चौड़ाई में फैल जाता है जब हम प्रेस करते हैं। तो हमारा 2.5 इंच ही रहे, इसलिए हमें इसे टेम्परेरीली इतने से पार्ट को हमें साबुत रख लेना है। काट इट। और काटते टाइम भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसको सिक्योर करने के लिए अपना बॉब पिन यूज करिएगा। और फिर अब देखिए ये जो है गला, ये जो गला है मेरा, ये अब आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये वाली जो लाइन थी ना 2.5 इंच वाली,
मैं उससे काफी बाहर निकल करके मैंने ये शेप दी है, लेकिन ये जो पॉइंट है इट इज ऑलवेज बी 2.5, और यहां से लेके यहां तक इट इज ऑलवेज बी 6 इंचेस। इससे डीप हमें गला नहीं बनाना है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कुछ देर के लिए हमें रखनी है, जब तक हम पेस्ट करके स्टिचिंग नहीं कर लेते, बाद में ये कट हो जाएगी आपकी। तो अभी हम इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां से लेके और 1 इंच के अराउंड आपको रखना है, क्योंकि ये पट्टी बहुत अच्छी लगती है फेसिंग की। ये देखिए, ये मेरा स्वीट हार्ट शेप बनेगा। ये मैंने फ्रंट के लिए रखा है, और बैक साइड का जो नेक हम बनाएंगे वो हम राउंड ले लेते हैं। देखिए, आगे का गला अगर 6 इंच लिया है हमने, फिर भी पीछे का गला आप एकदम चिपका के नहीं लेंगे। उसका कारण ये है कि आपके सर में नहीं घुसेगा फिर ये। तो हमें अपने गले की आगे की डेप्थ जो आप रख रहे हैं मैक्सिमम ही होगी 6 इंचेस, और बैक का गला हमारा मैक्सिमम 8 इंच से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो गला सीख रहे हैं वो हमारा 4 to 5 इंचेस है अबाव एंड बिलो, 6 इंचेस इन फ्रंट, एंड बैक साइड में हम इसे 8 इंच ले सकते हैं। ये मैंने बैक साइड के लिए गले के लिए लिया है 5 इंचेस, और ये भी हमें लेना है 2.5 इंचेस। और फिर 5 एंड 2.5 वाले ई और एफ मार्क को हम अच्छे से एक बार स्क्वायर के ब्लॉक के साथ मिला देंगे। नाउ आई एम यूजिंग माय स्केल टू मेक द कर्व, क्योंकि पीछे का गला बहुत डिजाइनर नहीं बनाना है, हमें गोल बनाना है मेरे को। तो मैं इस गोल गले को भी, अगर मैं इस टाइप से थोड़ा सा घुमा के इस पिंक लाइन से थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा मटके जैसी शेप आ सकती है। और मुझे थोड़ा सा वैसी ही शेप चाहिए, तो मैं इसको हल्का सा कर्व लाइन से मिला रही हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये। दिख नहीं रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? मैम दिख नहीं रहा है। वो स्केल आपने कैसे रखी ना, वो देखना था। ये जो स्केल है ना, मैं तो अब हट भी गई, मैंने कहा मेरी वजह से शायद है ना। एक सेकेंड, ये अपने आप ही फ्लैश करते हैं फोन के जो कैमरास होते हैं ना। ये देखिएगा, ये स्केल है मेरा, और मैंने इसको, ये जो जे वाला राउंड वाला हिस्सा है, इसको मैंने एफ पर रखा है, और ई पर रख के मैं थोड़ा बाहर की तरफ लेके गई हूँ। तो मुझे गला क्या है, थोड़ा सा ऐसी शेप का चाहिए, एकदम ऐसे तो या तो यू होता है, और मुझे थोड़ा और राउंडल चाहिए। तो मैं एकदम स्ट्रेट ई और एफ को नहीं मिला रही हूँ, मैं थोड़ा ई से अंदर की तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये शेप ये आएगी, मैं आपको काट के और दिखा देती हूँ। और इसमें भी हम 1 इंच बाहर की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ ऊपर से हम लोग वही इसको ज्वाइंट रख लेंगे, ताकि हमारा जो ये गला है ये फैले नहीं। एक बार काट के मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 इंच की पट्टी हमें फेसिंग के लिए हमेशा रखनी है। रीजन ये है कि इतने हिस्से पर जब अपन तुरपाई करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से एक फिनिशिंग के साथ आता है ये। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी हम लोग निकाल के चलते हैं। सी दिस, दिखाई दे रहा है आपको? अब सबको दिख रहा होगा ये। अब मैंने जैसे ये 2 गले काटे हैं, अब इन दोनों गलों के अलावा भी हम बहुत सारे डिजाइन और बना सकते हैं। अब हमारे पास में ये जो पट्टी है, एक सेकेंड, गला भी मैंने एक और काटा था। ये हमारे पास में ये स्वीट हार्ट वाला है, और ये दूसरा है। अब मुझे इसका कुर्ता बनाना है। तो ये जो फैब्रिक है मेरा, उसको मैं पहले, सबसे पहले इस कपड़े के साथ में, इस पे, सॉरी, ये जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है इसके साथ करके, और पहले मैं इसे कट कर लूंगी, और जो बची हुई साइड की पट्टियां हैं उसमें से ही हमें स्लीव्स निकालनी है, और गले की पट्टी भी पहले नहीं निकालते हैं, उसे भी बाद में ही निकालनी है। तो हम ये वाला जो बेसिक बॉडी ब्लॉक मैंने बना के रखा है, ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए वर्क कर लेते हैं कि बेसिक बॉडी ब्लॉक के साथ काम कैसे करते हैं। हमें बेसिक बॉडी ब्लॉक काटने के बाद बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको जस्ट रख के बंद भाग और खुला भाग ही चेक करना है। और ये मेरा फैब्रिक है। हमेशा वैसे उल्टी तरफ निशान लगाते हैं, लेकिन मैं आपकी सीधी तरफ इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को सबको विजिबल हो। मैं लाइट कलर के चौक के साथ इसको करूंगी काम को।
अब आप देखिए, ये इस कपड़े की किनारी है, मैंने इसको पूरा फोल्ड नहीं किया है, मैं इसे सिर्फ हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस इतना ही फोल्ड करूंगी, और बाकी का जो है वो मेरा फैब्रिक मुझे चौड़ा उस साइड में मिल जाएगा। तो आप कपड़े को प्रॉपर ढंग से इस टाइप से लेके चलिए कि हमारा कपड़ा बिल्कुल तरीके से यूज करने में आए और हम लोग कपड़े को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो एग्जैक्टली यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस। ऊपर और नीचे से हल्का सा कभी कभी कान या तिरछापन होता है कुर्ते में, तो उस तिरछेपन को मार्जिन से थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले लेंगे और उसके साथ में इसको ड्रॉ करूंगी। अब एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं इस गले को अभी काट दूंगी तो जो मैंने पेपर फ्यूजिंग बनाया है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा गला हम कभी काटते हैं जब हम कॉर्डिंग करते हैं या फिर हम हाई नेक कॉलर बनाते हैं या सिंपल कॉलर बनाते हैं। अभी हम सिर्फ प्लेन गला बना रहे हैं जिसकी फेसिंग करनी है, और उसमें आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। तो उस केस में आपको गले की कटिंग कभी भी कपड़े पर नहीं करनी है, पेपर फ्यूजिंग के साथ ही हम कट करेंगे। तो आई एम जस्ट फोल्डिंग इट, और अब मैं एक व्हाइट कलर के चौक से इस पे मार्क कर रही हूँ, तो आपको सबको दिखाई देगा ये। देखिएगा, बिल्कुल इस चौक को क्या है, थोड़ा सा इसे तोड़ लीजिए हाथ से, तो इसका जो नॉक निकलती है ना, मोटा मोटा नहीं चलाना है हमें। और मैंने यहाँ पर एक नॉच कट किया था जो साइड स्लिट के लिए था, यहाँ पर कमर पर भी एक नॉच था। फिर ये मेरा आर्म वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ पर हम लोगों का जो आर्म कर्व वाला हिस्सा है ये होगा, और उसके बाद दिस इज माय शोल्डर। और नेकलाइन को देखिए, मैं ऐसे कैसे सीधा का सीधा ऊपर लेके चली गई, मैंने कट नहीं किया इसको ऐसे। अब मैं इसको जब कैंची से काटूंगी तो शायद ज्यादा जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने गले की शेप की तरफ मैंने अपनी सिजर ली ही नहीं है, और अभी इस पेपर को मैंने हटाया नहीं है। नॉर्मली आपको चॉक से ड्रॉ करने के बाद पेपर को रिमूव कर लेना है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने पेपर को अभी रखा हुआ है इसके ऊपर। जहां जहां पर हमने नॉचेस कट की थी ऑन द वेस्ट साइड, तो वो हम अभी इसको लेके चलेंगे। और फिर हमने साइड में एक स्लिट के लिए भी एक नॉच कट की थी, तो हम उसको भी हाथों हाथ कट कर देंगे। और इस तरीके से हमारे कुर्ते की जो शेप है वो पूरी निकल के आ जाएगी। जब हम पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, और साइड की स्लिट्स इज द लास्ट वर्क, साइड की स्लिट्स को लास्ट में करेंगे। कुछ डिजाइनर कुर्ते ऐसे होते हैं कि साइड की स्लिट में हम लोग पहले यहाँ पर कई बार बॉर्डर लगाना होता है, उसके बाद हमें कुर्ता बनाना है। उस केस में आपने ये जो चौड़ाई ली थी ना, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस, आप इसको 1 इंच सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें किनारी होती है मैंने बताया था ना, तो मैं इसको 1 इंच वैसे भी काट के लास्ट में हटाती हूँ। और इस तरीके से मेरे कुर्ते की ये शेप आ गई है। अब मैं इस पर ये जो नेकलाइन थी मेरी, ये वाली, इसको मैंने कट नहीं करा था। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ एक सेंटर नॉच कट करके रख देंगे पास। ये हमारे कुर्ते का सेंटर है, यहाँ पर मैंने एक नॉच कट किया है। शोल्डर पर अभी मुझे कुछ मार्क नहीं करना है। और यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए जो नॉच हमने 1 इंच का लिया था, उसको भी हम नॉच को कट कर देंगे, ये वाला। और यहाँ पर हमने सिर्फ सेंटर नॉच कट किया है। और अब मैं इसको एक बार साइड कर रही हूँ। अब हमें लेनी है स्लीव्स हमारी। स्लीव्स के लिए मैंने आपको कल एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाना बताया था, लेकिन अब मैं डायरेक्टली इस पे भी बना सकती हूँ। और जिस तरीके से आपने स्लीव्स की कटिंग की है ब्राउन पेपर पे, आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ, तो मेरा पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया है स्लीव्स वाला। दूसरे पेपर पे हम लोग एक बार और कट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप। देखिए, हमें क्या करना होता है, जब भी हम आस्तीन बनाते हैं
तो हमें एक पेपर लेना होता है जो सिंगल लेयर में होगा, और उसकी चौड़ाई हम लेंगे आर्म कर्व प्लस 2 इंचेस। तो हम यहां से लेके यहां तक इस पेपर की चौड़ाई ले लेंगे आर्म कर्व प्लस 2 इंचेस। मेरा आर्म कर्व 17 था, तो मैं इसे 19 ले रही हूँ, और 19 लेकर के हैव टू मार्क हियर। अब मुझे स्लीव्स अपनी 3/4 लेनी है, तो मैं 14 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ, 14 इंच या 15 इंच जो भी आप लेना चाहें। और उसके बाद बाकी का पेपर हम काट के हटा देंगे। मैंने एक पेपर लिया है सिंगल लेयर में, और ये जो सिंगल लेयर में मैंने कागज लिया है, इसकी मैंने चौड़ाई ली है, जिसका भी आर्म कर्व आप नाप रहे हैं उसका आर्म कर्व पहले ले लीजिए, उसके अंदर 2 इंच हमेशा ऐड करिए। चाहे बच्चे का भी बना रहे हैं तब भी 2 इंच ऐड करेंगे। अब हम इस कागज का लेंथ जो भी आपको पसंद आता है वो ले सकते हैं, और अब हम इसको ऐसे करके एग्जैक्टली चौड़ाई जो भी थी इसकी आर्म कर्व वाला हिस्सा उसे हम डबल कर लेंगे। एंड नाउ इट इज इन 2 फोल्ड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इस पे ABCD मार्क कर देती हूँ, A B C एंड D। ये ब्लॉक जब भी कभी आप कोई भी प्लेन आस्तीन बना रहे हैं या कोई भी डिजाइनर आस्तीन आप बना रहे हैं, जो भी आपको पसंद आती है आप वो ले सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें BD पर एक मार्क करना है, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा 4.25 आ रहा है, दैट इज E। ये BD है, यहां पर मैंने लिया है खुला हुआ भाग होगा ये। यहां पर मैंने लिया है आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। जो भी आएगा उसे हम E मान करके एक स्ट्रेट लाइन से इसको हम ऐसे करके जोड़ देंगे पहले। उसको आर्म जोड़ने कट के बाद, डिवाइडेड 4। आर्म कट आर्म कट डिवाइडेड बाय 4 ना? हाँ, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। ये जो आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4 है, ये आपका बी से लेकर ई तक का मार्क होगा। अब हम अपने इस कर्व स्केल को उठाएंगे और इस ए पर रख देंगे कॉर्नर पे। विजिबल है सबको? और फिर इसका जो कॉर्नर होता है ना, ये स्केल देखिए ऐसी शेप का होता है यहाँ से। अगर आपसे ये शेप नहीं है, स्केल नहीं है, तो मैं भी आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगी कि कैसे इसको बना सकते हैं। अभी मैं सिंपली इसके ऊपर ये चीज ड्रॉ कर रही हूँ कि ये ई तक नहीं जाएगा। बच्चों का होगा तो ई तक जाएगा, ये हमारा स्केल ई तक नहीं जाएगा। और ये इस टाइप से हमारा एक मार्क निकल के आएगा, ये कर्व। अगर आपके पास में शेपिंग स्केल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ए से लेकर ई तक एक बार इसको नाप लेंगे कितना आ रहा है। ये सपोज मेरा 10 आ रहा है, तो मैं इसका सेंटर ले लूंगी 5 पर, और यहां से मैं 1/4 इंच का एक निशान लगा दूंगी और उससे कर्व को मिला दूंगी। यानी हमें बाहर की तरफ, नॉट टुवर्ड्स दिस साइड, दिस इज माय स्लीव्स, ये मेरा एक्सटीरियर पोर्शन है। यहाँ पर आप हल्की सी एक कर्व लाइन ले सकते हैं, और उसके लिए आपको सेंटर लेना पड़ेगा अगर आपके इसमें शेपर स्केल नहीं है। ये कर्व कट करने के बाद में हम आस्तीन की मोहरी, क्योंकि मेरी 14-15 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो मैं स्लीव्स अराउंड यहाँ लेने वाली हूँ, और यहाँ तक लेकर के, और फिर मैं इसको मेजर कर लूंगी। इट वॉज माई 13 का हाफ हुआ 6.5 प्लस 2 इंचेस और मैं ले रही हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा आ रहा है 8.25 समथिंग कुछ आ रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अभी ही टेढ़ा काट देंगे, ताकि हमारी आस्तीन जो है उसमें कपड़े का मार्जिन का कोई गड़बड़ ना आए। ये थोड़ा सा स्लिप हो गया था, ये स्लिपरी है पेपर। अब मैंने इसको इस तरीके से टेढ़ा कट कर दिया है, देखिए। एंड दिस इज द परफेक्ट स्लीव्स। इसी स्लीव्स के जरिए आप पफ स्लीव्स बनाएंगे। अभी मैं नॉर्मल सी कुछ एक दो चीजें डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है, अगर आपको जैसे डायरेक्टली चुन्नट डालनी है तो आप इस पोर्शन को नीचे से थोड़ा चौड़ा बढ़ा सकते हैं। इसको आप नहीं बढ़ाएंगे अभी, क्योंकि इसका बढ़ाने का तरीका अलग होता है। बस नीचे से थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, तो ये बेल मैम शेप की बन सकती है। हाँ, मैम थोड़ा सा आप एक बार फिर से वो जो आ, स्लीव अराउंड कट किया ना, थोड़ा सा बताएंगे क्या?
स्लीव्स अराउंड के लिए क्या है, ये मेरी जो सीडी वाली लाइन है ना, सी से लेके डी तक, यहाँ पर आप है ना, मैंने तो वैसे 1-1.5 इंच कम करके ले लिया। आप स्लीव्स अराउंड जहां पर आपने अपनी मोहरी नापी है ना आस्तीन की, उसका हाफ कर लीजिए और उसमें फिर 2 इंच और ऐड कर दीजिए। तो जहां पर भी आपका आएगा, बाकी का पोर्शन हमारा टेढ़ा होके कट जाएगा। ठीक सी है, से डी। सी से लेके डी पर। ओके। तो उससे पहले जहां पर भी आपका मार्क आ रहा है, मैंने उसको कोई लेबल नहीं करा है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी जो चीज अब आपको दिखाई देने वाली है, कि मैंने कुर्ते के लिए जब कपड़े को रखा था, तो मैंने कपड़े को उतना ही फोल्ड किया था जितनी मुझे जरूरत थी, लेकिन फिर भी मेरी स्लीव्स नहीं निकल पा रही है यहाँ से। ठीक है, कभी कभी निकल जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं निकल पाती है। मेरे पास वैसे कपड़ा इसका ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कभी कभी होता ये है कि मैंने स्लीव्स को, ये 2 लेयर में मेरा कपड़ा अभी, और मैंने जस्ट इसको ऐसे करके रखा, तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा है ना मेरा छोटा पड़ रहा है, कागज बाहर निकल रहा है। अब उस केस में लगता है कि हम स्लीव्स को आड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा टेलर लोग करते हैं और मैं भी करूंगी अभी। लेकिन नॉर्मली कभी भी कपड़े को कोशिश करना चाहिए कि हम उसे आड़ा ना बनाएं। ठीक है, कई बार तो हमारे साथ में कॉम्प्लिकेसीज ये होती है कि हमारा कपड़ा ही इस टाइप के प्रिंट्स में है कि आप उसे आड़ा बना ही नहीं पाओगे। तब आपको क्या करना है, हमारा ये जो कपड़ा है, इसको तो मैंने इधर से ऐसे ले लिया, और ये जो मार्जिन है मेरा, इसको मैंने अभी फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये इतना कपड़ा मुझे इस साइड में, एक साइड में पहले स्टिच कर लेना है। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो, तो मैं इस कपड़े को इधर से बढ़ा लूंगी। तो ये लेंथ है इस कपड़े की, तो हम लंबाई में भी अपनी स्लीव्स को निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें ज्वाइंट लगाना ही पड़ता है ना। अभी जैसे मैं इसको ऐसे आड़ा करके बना पा रही हूँ आराम से, लेकिन ये चीज एक तरह से आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो स्टिचिंग में कभी भी आड़ा कपड़ा तभी बनाना होता है जब आपके प्रिंट्स ही ऐसे हैं कि नहीं, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप बनाएंगे। लेकिन वैसे नॉर्मली कभी भी आड़ा कपड़ा नहीं बनाना है। अभी तो मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ एक बार, क्योंकि मुझे स्लीव्स बनानी है इसकी। बहुत सारी जॉइंट्स करके भी आप स्लीव्स बना सकते हैं। उन जॉइंट्स में आप कुछ डोरी वोरी डाल सकते हैं, कुछ लेसिंग कर सकते हैं। तो आपके कुर्ते की जो डिजाइन है, उसमें भी अगर आपको लग रहा है कहीं पर छोटा बड़ा लग रहा है, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए, अब मैंने ये स्लीव्स कट कर दी हैं, और ये मैंने आड़ी स्लीव्स निकाली है। ये आड़ी भी मैं तब निकाल पा रही हूँ जबकि मैंने चौड़ाई से उतना ही डबल किया था जितनी की मेरी नीड थी, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। अदरवाइज ये आड़ा भी हमारे पास में कपड़ा नहीं बचता। तो नॉर्मली बहुत सारे टेलर या बाजार के मेडअप्स जितने भी आते हैं, उनमें ऐसे बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई प्रिंट ही नहीं अलाउ करता है। कभी कभी ऐसा प्रिंट आ जाता है जिसको आप आड़ा नहीं काट पाते हो, और वैसे ये चढ़ता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि आड़ा कपड़ा नहीं बनाया जाता है। ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब मैं स्लीव को डबल कर रही हूँ, और इसमें भी मुझे एक सेंटर में एक नॉच कट करना है। ठीक है, अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि स्लीव हमारी लग कैसी रही है। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा ये मेरे कुर्ते की कटिंग लगभग लगभग हो चुकी है, एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल इन शेप, क्योंकि हर जगह का मेजरमेंट लिया है हमने, वेस्ट मेजरमेंट लिया है, आड़ा लिया है, तो कहीं से भी हमारा कपड़ा ढीला नहीं बनेगा। अब एक और बात मैम आपसे एक पूछना था, हाँ, स्लीव के लिए आगे की तरफ कर्व जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी कट करते हैं ना उसे। नहीं नहीं, वो मैं आज आपको एक और बात कहना चाह रही थी। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी इस चीज को क्लियर किया था, पिछली क्लास में भी। देखिए, डीप कटिंग हमें नॉर्मली कुर्तीज में तब करनी चाहिए जब आप बहुत टाइट फिटेड कुर्ता बना रहे हैं। डीप कटिंग होती क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही है, पता नहीं पहले किसी और ने भी पूछा था, कि यहाँ पर क्या होता है, पीछे का जो हमारे होता है ना बैक पैनल कुर्ते का, और स्लीव्स का बैक साइड, दोनों को कंबाइन करके सिलते हैं, और आगे का पैनल और आगे का कर्व दोनों एक साथ सिला जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि ना, आगे के भाग में आधा पौना इंच 1 इंच तक एक डीप कटिंग बनाई जाती है, और आगे का स्लीव्स वाला पोर्शन भी 1 इंच डीप कटता है, और फ्रंट पैनल भी डीप कटता है, लेकिन वो तब हम करते हैं जब हम ब्लाउज बना रहे हैं।
क्योंकि मैं कुर्तीज में एकदम से आपको डीप कटिंग नहीं बता रही हूँ। आपकी बाद में जब ब्लाउज सीख लेंगे तो आपको लगता है हाँ मैं काट सकती हूँ, तो आप कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम जितनी भी कुर्तीज बना रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट से जो कुर्तीज हम लेकर आते हैं, कभी कभी इसमें स्लीव अटैच ही नहीं होते हैं। तो आप उसको स्लीव्स को खोल के देखिएगा, उसमें कोई डीप कटिंग नहीं होती है, और कुर्ती का भी फ्रंट एंड बैक सेम होता है। तो अगर आप बहुत टाइट फिटेड कपड़े बनाते हैं, कुर्ती भी बहुत टाइट फिटेड बना रहे हैं, तो आपको डीप कटिंग बनानी पड़ेगी, वरना यहाँ से वो कपड़ा उठ जाता है। लेकिन अब हम एक नॉर्मल थोड़ा लूज कपड़ा बना रहे हैं, तो आप डीप कटिंग अभी ना करें। मैं जब आपको बताऊंगी तो डेफिनेटली आपको समझाऊंगी कि डीप कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अभी हम नॉर्मल वाला जो कुर्ता बना रहे हैं, अब हमारे पास में दो तरीके की नेकलाइंस है। बैक साइड की जो नेकलाइन थी मेरी, वो नेकलाइन मैंने ली थी, ये मेरा कपड़े का उल्टा भाग है ये, और ये मेरे कपड़े का सीधा भाग है। मैंने उल्टा भाग अपने इस मैट के ऊपर इस तरीके से रखा है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपने जो दोनों नेकलाइंस मैंने बनाई हैं, उनको मैं पेस्ट करूंगी। अब ये देखिए बहुत डेलिकेट होता है पेपर फ्यूजिंग, और इसको मैंने ऊपर से एक माला जैसा दिख रहा होगा आपको, ये जो पोर्शन है ना, जो मेरे हाथ के दोनों हाथों के बीच में, ये मैं बाद में हटाऊंगी। इसको नहीं मतलब पहले भी काट सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा कि ये हमारा गले की जो चौड़ाई है ना, 2.5 मिलके 5 इंचेस होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसे पेस्ट कर रहे हैं, तो पता चलता है कि हमारा कहीं आउट निकल गया, या हमने थोड़ा सा इसको ऐसे करके रख दिया, तो आपके जो गले की चौड़ाई है ना, वो चेंज हो जाती है। अब इसको रखते कैसे हैं, आयरन करने से पहले आपने इसे रखा, इसमें एक ग्लॉसी साइड होता है जो चमक रहा होता है, उस पे वैक्स लगा हुआ होता है, तो उसको आप नीचे की तरफ रखेंगे, उससे ये फ्यूजिंग आपका चिपक जाता है दोनों साइड्स में। इधर 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 सब तरफ आप एक एक 1.5 2 2 इंच का मार्जिन छोड़ के ही आप आयरन करिएगा। देखिए ऐसे एकदम किनारी पर ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गले को बनाना। अगर आपको गला बनाना आ जाता है ना, तो कुर्ती का बाकी का सारा पोर्शन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल बनता है। और गला ही खराब हो गया तो कुर्ता पहनने का दिल ही नहीं करेगा। मैंने देखिए दोनों ही रख लिए हैं, अब मैं इसे आयरन कर देती हूँ। आयरन करते ही ये इस पर चिपक जाएगा अच्छी तरह से। आज मैं सिर्फ आपको गला बनाना सिखा रही हूँ। जिसके पास में अभी कुर्ते का कपड़ा नहीं है, तो एक वेस्ट कपड़ा या पुराना कोई भी कुर्ता उठा लीजिएगा, और आप प्लीज प्लीज सिर्फ नेकलाइन की प्रैक्टिस करिए। फ्यूजिंग आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप गला अच्छा नहीं बना पाएंगे। मैं बहुत स्लो स्लो काम कर रही हूँ, आयरन को भी मैंने बहुत कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है अभी, क्योंकि क्या है, ये पेपर फ्यूजिंग कई बार इस पे प्रेस पे भी चिपक जाता है, अगर आपका टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा हाई किया हुआ है तो। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि चिपकाने वाली बुकरम, कपड़े वाला फ्यूजिंग या फिर पेपर फ्यूजिंग, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। बस आपको गले की शेप बहुत अच्छे से बनानी है। गले की चौड़ाई हमें टोटल मिला के 5 इंच बैक की और 5 इंच फ्रंट की रखनी है। इतनी देर नहीं लगती है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बहुत स्लो 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 कर रही हूँ, और टेम्परेचर मैंने बहुत राइज नहीं किया है इसका, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर तो ये फ्यूजिंग जाके कपड़े पे चिपकने की बजाय हमारी प्रेस पे आके चिपक जाती है। अब हमारे पास में ये दो पेस्टिंग की हुई बुकरम है, ये मेरे कपड़े का उल्टा वाला भाग है।
अब मैं इसे कटिंग करूंगी। कटिंग करने के लिए मैं बाहर की तरफ इसमें 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। एक शेप दे रही हूँ, जिस शेप में मेरा ये फ्यूजिंग है मैं उसी शेप में बाहर की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के और इसको एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। देखिए, ये चीजें आप जब करेंगे ना तभी समझ में आती हैं। अदरवाइज क्या है, वीडियोस देखने से और मतलब रेफरेंसेस से या नोट से नहीं समझ में आता है। स्टिचिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल तरीके से ही, मतलब जो सिलाई वाला पार्ट है ना इसका। बाकी तो ड्राफ्टिंग तो जो है वो लैंग्वेज में आपको जो भी दे रही हूँ आप उसे पढ़ के काटते जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको काम करके ही समझ में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेसीज आ रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं फ्रंट में, सिलाई में थोड़ा सा भी मार्जिन हमारा आड़ा टेढ़ा हो गया तो आपके गले की शेप आपने बनाई थी मटके जैसी, वो कहीं से थोड़ा टेढ़ा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक चीज समझनी है कि हमें इसमें मार्जिन, देखिए मैंने छोड़ा है इस तरीके से। और यही तैयारी होती है जब भी कभी आप ब्लाउज के गले बनाते हैं। बहुत अच्छे डिजाइनर ब्लाउज विद इन हाफ एन आवर आप तैयार कर सकते हैं। अभी आप देखिए, नॉर्मली ब्लाउज की सिलाई जो बहुत अच्छे बुटीक है, मैं जयपुर के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने अभी खुद ने पता किया ऐसे ही, क्योंकि मैं नॉर्मली मेरे स्टूडेंट से भी सिलवा लेती हूँ, खुद भी करती हूँ। बाहर की सिलाई मैं नहीं करती किसी की भी। लेकिन मैंने ऐसे ही पूछा कि मुझे एक वेलवेट का ब्लाउज सिलवाना है, गोटा पत्ती का काम है, मैं आपको फैब्रिक भी दिखाऊंगी। तो मुझे उन्होंने बताया कि इसका 1200 रुपीज लगेगा ब्लाउज का, और अस्तर का सिर्फ सादा गोल गले का ब्लाउज है। अब वेलवेट का कपड़ा होने से उनको पता नहीं क्या फर्क पड़ रहा है, बट दे आस्क बिकॉज वो कपड़ा काफी महंगा है। तो जितना महंगा कपड़ा है वो बुटीक वाले उसकी उतनी ही सिलाई हमसे मांग लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्टिचिंग वाले पोर्शन पे, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी मैं अभी। मेरे पास में ये दो जो गले आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंड बैक के हैं, और आई हैव द 2 पैनल्स ऑफ माय कुर्ती। सबसे पहले कैसे सिलाई करते हैं, जैसे पैंट में मैंने आपको बोला था कि क्रॉच टू क्रॉच पहले सिलते हैं, ठीक है। सलवार में भी मैंने बोला क्रॉच टू क्रॉच पहले सिलते हैं। पैनल जब हमने पेटीकोट के बनाए थे तो मैंने आपको बताया कि बायस को स्ट्रेट के साथ जोड़ते हैं। तो कुर्ती का भी एक रूल होता है। कुर्ती में क्या होता है कि हमारे पास में ये 2 पैनल्स हैं, देखिए, फ्रंट एंड बैक। अब जो इसके दोनों पैनल्स हैं वो मेरे दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने आस्तीन में डीप कटिंग नहीं किया है। मेरी इस क्लास में शायद काफी लोग ऐसे होंगे जो डीप कटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, तो अभी हम उसके बारे में अभी थोड़ा सा डिले बात करेंगे। अब हमारे पास में जो दोनों पैनल्स एक जैसे हैं, और ये गला मैं फ्रंट में लेने वाली हूँ, तो जिस साइड पे मैं इसको लगाऊंगी वो मेरा अपने आप ही फ्रंट पैनल बन जाएगा। अब हम गले को लगाते कैसे हैं, देखिए, इसमें भी हमें सेंटर में एक नॉच कट करना है। जब भी कभी दो पीसेस को आप ज्वाइन करते हैं तो उनको अलाइनमेंट में लेके आना होता है। तो मैंने एक वर्ड बोला था, सुपर इम्पोज कर दीजिए, यानी एक के ऊपर एक रख दीजिए आप। लेकिन वो बात होती है हमारी साइड्स के लिए। जब आप आस्तीन की बात करेंगे तो ये वाला जो आस्तीन का ये मुड्डे वाला कर्व है, आप इसमें देखिए, ये इनर कर्व है, ये हमारा इनर कर्व है। और ये जो हमारी आस्तीन हमने बनाई है इसका ये आउटर कर्व है, ये कपड़े से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये आउटर कर्व है। ये हमारे कपड़े के अंदर की तरफ जा रहा है तो ये मेरा इनर कर्व है, ठीक है। तो हमें इनर कर्व को जब आउटर कर्व से जोड़ना है तो आप सुपर इम्पोज करके अपनी सिलाई नहीं कर पाएंगे। उस टाइम हमारे पास में आस्तीन में कंधे पर एक नॉच कट करेंगे, और इसके शोल्डर की जब हम सिलाई करेंगे ना तो इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला जॉइंट होगा उसको उसके साथ अलाइनमेंट में लेके आएंगे, ताकि फ्रंट और बैक पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कपड़े का सिमिलर रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलाई के क्या रूल्स होते हैं। कुर्ते में जब हम कटिंग कर लेते हैं तो हमेशा जब हम सिर्फ गले की बात कर रहे हैं तो गले कितने तरह के होते हैं। आई जस्ट गिव यू सम टास्क फॉर टुडे। आप लोगों को एक काम करना है, और यू जस्ट सेंड ऑल द पिक्स। आज या फिर कल का अपन टाइम रख लेते हैं,
कल आप मेरे को 1 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि क्या है, सारा टाइम व्हाट्सएप भी मैं नहीं देख पाऊंगी, 1 से 2 बजे के बीच में आपके दिमाग में जितने भी तरह के कुर्ते आ रहे हैं, जितने भी तरह के नेकलाइंस आ रही हैं, जितनी भी तरह की स्लीव्स आ रही हैं, आप स्क्रीनशॉट्स नहीं लेंगे, आप खुद अपनी पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। आप आइडियाज के लिए देख सकते हैं, कहीं से भी आप रेफरेंसेस ले लीजिए, लेकिन आपको करना ये है कि आप मेरे को पेपर पर ड्रॉ करके एंड द नेम आपकी मर्जी से भी आप ले सकते हैं। पफ स्लीव्स है तो पफी नाम होगा, लेकिन आप उसमें भी कुछ और कर सकते हैं। बट आई नीड द प्रॉपर डायग्राम ऑफ द स्लीव्स, ताकि मैं आपको इसके बाद में सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ। अभी बीच में ये बात इसलिए आई थी क्योंकि आज हम जो गला बना रहे हैं वो पेस्टिंग के साथ फेसिंग करके बना रहे हैं। सपोज आप एक हाईनेक कुर्ता बनाने वाले हैं, या आप एक कॉलर का कुर्ता बनाने वाले हैं, या आप एक बोट नेक बनाने वाले हैं, तो यहां पर अगर आप फेसिंग लगा रहे हैं गले पर, तो आपको पेपर फ्यूजिंग पे ही फेसिंग बनानी है। लेकिन अगर आप बढ़वा पट्टी की तरह गला बना रहे हैं, बढ़वा पट्टी किसको बोलते हैं, जो कपड़े से बाहर निकल रही है, यानी आप हाईनेक कुर्ता बनाते हैं तो गले से बाहर निकल रहे हैं पट्टी को। अगर आप कॉलर बना रहे हैं, कपड़े को बाहर निकाल रहे हैं, उस केस में आपको पेपर फ्यूजिंग की जरूरत नहीं है, आप गला पूरा शेप में काटेंगे। वो ड्राफ्टिंग जब मैं आपको दूंगी तो आपके पास में एक परफेक्ट ड्राफ्टिंग होगी गले की, और तब हम गले को भी काट लेंगे। लेकिन अभी हमें इसमें गले को नहीं कट करना है, जब भी आप गले को पेपर फ्यूजिंग के साथ फेसिंग के साथ बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो ये फेसिंग तैयार की है इसका भी हम सेंटर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इट विल बी द सेंटर। ऐसे। अब हमें क्या करना है, हम लोग अपने कपड़े का राइट पोर्शन ऊपर रखेंगे, बिकॉज स्टिचिंग से पहले जो भी दो पीसेस आपस में जोड़े जाते हैं ना, वो बोलते हैं राइट फेसेस टुगेदर, यानी एक सीधा भाग दूसरे सीधे भाग से हमें इस टाइप से चिपका लेना है। अब कहाँ गलतियां हो जाती है, देखिए जैसे मैंने इसके नॉच को इसके नॉच पे रख दिया, लेकिन मैंने इसको एक्चुअली थोड़ा सा ये साबुत लिया था ना हमने, ये वाला हिस्सा ये बाद में कट हो जाएगा, तो मैं इसके नॉच को इसके नॉच के साथ जब रख रही हूँ, तो ये वाला भाग भी मेरा सेंटर पे आना चाहिए। तो या तो मैं इस पर एक सीधी लाइन पहले से खींच लूं, और खींचने के बाद भी एक बास्टिंग स्टिच यहां से लेके यहां तक लगा देते हैं ताकि इधर उधर शिफ्ट नहीं करे, या फिर आप अपने पिंस के जरिए इसको सिक्योर कर लीजिए, बट इट शुड बी हियर, एकदम सेंटर में ही जाना चाहिए। तो जैसे सपोज आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप यहां से लेके यहां तक अपने इंच टेप के साथ इसको मेजर भी कर सकते हैं। देखिए मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ एक बार, कि मैंने इस लाइन को इस लाइन के साथ किया है, ये मेरा आ रहा है 12, और इधर भी मेरा 12 ही आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको कहीं टेढ़ा रखा है। नाउ इट इज इन अलाइनमेंट, सही आ गया ये। तो आप इसको मेजर करिए, कैसे भी करके इसको फोल्ड करके, और इसकी आप सेंटर ले लीजिए, और यहां से लेके यहां तक इसको एक बास्टिंग स्टिच से ऐसे ही कच्चे टके से जोड़ दीजिए। मैं भी पिनिंग कर रही हूँ इसके साथ। मेरे को पिन कहाँ लगाने हैं, बीच में, क्योंकि ये पोर्शन मेरा कटेगा, तो हम इसके पिन्स को बीच में लगा लेते हैं। ये काम आपको बैक और फ्रंट दोनों पे करना है। मैंने 4-5 पिन लगा करके और इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। अब मैं मशीन कहाँ चलाऊंगी मैं मशीन चलाऊंगी अंदर की तरफ, और स्टार्ट कहाँ से करूंगी, यहां से। ये जो मेरा मार्क है ना, मैं एक बार चौक से मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। मेरी मशीन स्टार्ट होगी यहां से, और बिल्कुल इसके एडजेसेंट
इस बुकरम के एकदम सटा के मेरी मशीन चलेगी, बुकरम पर या फ्यूजिंग पर मशीन नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक इसको मशीन से अटैच करना है। इसको इसमें थ्रेड चेंज करना है। ठीक है। मैम इसमें भी पेपर फ्यूजिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं करना है ना? हाँ बोलिए। पेपर फ्यूजिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं करना है ना? नहीं, पेपर फ्यूजिंग पे नहीं करना है, अंदर की साइड में स्टिच करना है। ओके। अभी मैं करते टाइम आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है, और बैक साइड का मैं वीडियो बना के भेजूंगी आपको। तो एक तो आपको अभी लाइव देखने को मिल रहा है, दूसरी साइड का मैं आपके थोड़ी देर बाद में, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, शायद मैं कल कर पाऊंगी, आज मेरा थोड़ा सा और बिजी शेड्यूल है, तो मैं कल एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसका जो बैक नेक है उसको मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी। ऐसे खुद बनाने लगते हैं ना तो कुर्ते से ज्यादा आसान कपड़ा मुझे कोई लगता ही नहीं है, बहुत फटाफट बन जाता है, क्योंकि इसमें ना सलवार जितनी सिलाई, पेटीकोट जितनी सिलाई होती ही नहीं। देखिएगा, मैंने कपड़े को लगाया है मशीन में, और मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है इसको अभी, लेकिन मैं, दिख रहा है आप लोगों को या कुछ डर दिख नहीं। रहा है? देखिए, इस कोने पर मैं आई हूँ, और अब मैंने प्रेशर फुट उठाया है क्योंकि आगे से पॉइंटेड है ये गला। फिर अब मैं वापस से इधर जा रही हूँ। मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया है सिलना, और ये जो बुकरम का किनारी किनारी है ना, मैंने यहां से इसको अटैच किया है। अब मैं इसके सारे पिन हटा रही हूँ, और ये जो मेरा कपड़ा है ये इसके साथ अटैच हो गया है, देखिए। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी गले की, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो मैंने सिलाई की थी ना, इससे मैं करीबन 1/4 इंच अंदर की तरफ जाके इसको कट कर रही हूँ। सी, ये मार्जिन छोड़ना है हमें, क्योंकि ये हमारा सीम अलाउंस है गले के लिए। आज आपको सबको गले पर बहुत ध्यान से मेहनत करके, थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर काम करना है। मैं दोनों तरफ से इसको, जो पता है मुझे टेस्ट डाला है वेरी गुड। एग्जाम देते। देखिए, ये जो गला है ये इस तरीके से मैंने मार्जिन छोड़ के कट कर लिया है। ये मार्जिन है, ये हमारा सीम अलाउंस है। अब हम इसे पलटेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि ये फेसिंग है ना, तो इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे नॉच कट कर देते हैं। कोई भी चीज बार को जब आप, मैम एक मिनट आपका ये म्यूट है क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें नॉच कट किए हैं, छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन ये धागा नहीं कटना चाहिए। अब मैं इसे पूरी तरह से अंदर की तरफ पलट रही हूँ। हाँ,
मैम प्लीज आपका स्क्रीन पिन कीजिए ना। क्या करूं? अब क्लियर है? पिन पिन करना है मैम। हाँ, मैम आपने नोट्स कट किया ना, वो नोट्स नोट्स कट इससे क्या होता है? जैसे इसमें किए तो उससे क्या फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, ये जो हमारा ये कर्व है ना, ये वाला गले का भाग बहुत कर्व है ना। सीधी पट्टी को तो जब पलटते हैं ना तो वो बिना सल के पलट जाती है। लेकिन कर्व को जब हम पलटते हैं ना तो कर्व में बहुत ज्यादा खिंचाव आ जाते हैं, वो खिंचाव इसको फैलाव देते हैं। इसलिए इसके नॉचेस कट कर दिए मैंने। और ये नॉच कट करने से जब मैं इसे पलटूंगी ना तो ये बहुत नीटली एकदम सफाई से टर्न हो जाएगा। अभी आपको एक बार आप एक काम करिएगा, एक बार कोई सा भी गोल गला बनाएंगे ना बिना नॉच कट करे, एक बार आप टर्न करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कितने सारे सल रह जाते हैं। इस स्टेज पर आप एक बार आयरन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो गला बनाया है ना, इसकी शेप देखो आप। किसी भी शेप का आप गला बना सकते हैं। तो ये गला परफेक्टली वही 5 इंचेस आया है चौड़ाई में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 इंच का है। और इसकी शेप आप देख सकते हैं, स्वीट हार्ट शेप इसकी बहुत अच्छे से आई है। अभी पीछे का मैम गोल जब गले का आपने नॉच लगाया ना तब सिलाई के ऊपर नहीं लगाया ना? नहीं नहीं, सिलाई कट जाएगी तो कपड़ा ही कट जाएगा आपका। हाँ हाँ, वही बात सिलाई कर से रही थी। जस्ट पहले करीबन आप हाँ। मान लीजिए, ये जो इसका होता है ना अपना टांका जो होता है मशीन का, छोटा वाला, उतना गैप या उससे डबल थोड़ा सा छोड़ के फिर आपको कट्स लगाने हैं। तो जो कपड़ा है ना वैसे फैल जाता है कट लगाने से, और ठीक है फैलने मैम। से इसमें इधर की साइड में एक भी सल नहीं आता है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको एक्चुअली तुरपाई या हेमिंग करूंगी। आप लोग में से अगर किसी को तुरपाई नहीं आती है, नाउ अब मैं देखो इसका एक है ना ऐसे ही बास्टिंग स्टिच कर लेती हूँ, ताकि मेरे को तुरपाई करते टाइम बहुत आसानी हो जाती है। वरना आप चाहें तो हाथ से भी इसको टर्न करके और हाथों हाथ तुरपाई कर सकते हैं। तुरपाई या हैमिंग आप लोगों को अगर समझनी है तो मैं एक सेशन उसका भी ले लूंगी हाथ से करने के लिए। और बाकी अभी देखिए, जैसे हमने सलवार में एक बुकरम लगाई थी ना, तो बुकरम को भी हमने ऐसे एक रफ ऐसे ही फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ पर आप इसको भी एक रफ स्टिच के साथ फोल्ड कर सकते हैं। तो वो चीज जो हम करेंगे ना वो बाद में उधेड़ने की जरूरत भी नहीं है इसको, तो क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। मैं जस्ट इस बुकरम के साथ जो एक्स्ट्रा हमने 1.25 इंच कपड़ा लिया था ना, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। और उसमें भी एक दो सच पड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा है, लेकिन वो चलेगा क्योंकि वो तुरपाई के साथ अंदर की साइड में सेट हो जाए। देखिए, ये जो हमने बुकरम की पट्टी लगाई थी ना, अभी तो मैंने पलट के पहले दिखाया ही था, नॉच भी कट कर दिया था। वापस ये उल्टी तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना इसके साथ में, मैंने उसको इस बुकरम के ऊपर स्टिच कर दिया है अभी। तो ये अब जब मैं इसे फोल्ड करूंगी ना तो ये बहुत अच्छे से फिनिश्ड मुझे दिखाई देगा। और मुझे तुरपाई करते टाइम इसे बार बार होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली जैसे ही आप मतलब कोई भी चीज को फोल्ड कर रहे हैं और फ्यूजिंग लगा रहे हैं या बुकरम लगा रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेके चलते हैं ना, उसको हम इसके साथ में इस तरीके से ले लेते हैं। क्लियर है? ये क्या बार बार हाथ में उठा रही हूँ ना मैं, तो इसकी थोड़ी सी आपको शेप क्लियर नहीं आ रही है, मैं पिन करके फिर आपको दिखा देती हूँ। तो अभी जो बैक नेक मैं बनाऊंगी ना वो मेरा राउंड नेक है, और उसका मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूंगी। आप उस वीडियो को पहले एक बार ध्यान से देखिएगा। और जो भी स्टेप्स मैंने बताए ना, पहले फ्यूजिंग पे गला काट के, और फिर आप किसी भी रफ कपड़े के साथ
बहुत इंटरेस्ट तो तब आता है देखिए जब हमारा गला की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पर मेरी इस क्लास में मुझे कभी भी आज तक ये चैलेंज नहीं रहा कि किसी ने ये बोला हो कि मैम हमारी तो नेकलाइन बिगड़ गई, कभी भी नहीं हुआ। तो अगर आप इसके साथ बनाएंगे ना, अगर आपने डायरेक्ट बनाने की कोशिश की तो ये गला जो है इसकी शेप या तो प्रॉपर नहीं दिखेगी, प्लस आप पाइपिंग को सॉरी इसको फेसिंग को एग्जैक्टली सही जगह पे काट भी नहीं पाएंगे। तो जब भी कभी आप कोई डिजाइनर गला बनाते हैं, फ्यूजिंग के साथ पहले कपड़े पे पेस्ट करिए, फिर उसके बाद में फ्यूजिंग का सेंटर ले लीजिए, उसका कपड़े के साथ में जो फ्यूजिंग आपने अटैच की उसका सेंटर ले लीजिए, आपका जो कपड़ा है उसका भी सेंटर ले लीजिए। सेंटर पे आप चाहें तो एक ऐसे सीधा स्टिच लगा दीजिए। और ये देखिए आप फ्रंट से अब दिखाऊंगी मैं आपको। Could you see? दिखाई दे रहा होगा। अब हमारे पास में बिल्कुल सही तरीके से अगर हमने कंधे नहीं जोड़े होते ना, तो ये कंधे भी सकड़े चौड़े हो जाते हैं लोगों के। कारण क्या है कि अगर आपने इसको 5 इंच से ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा अटैच कर दिया, तो ये तो हमने कट ही नहीं कर रहे थे ना गला, तो ये हमारे जो है कंधे, दे शुड ऑलवेज बी इक्वल। और ये तभी इक्वल होंगे जब हम इसका सेंटर लेकर के प्रॉपर इस गले को फिनिश करें। तो इट वॉज माई फिनिश्ड फ्रंट नेकलाइन। बैक नेकलाइन मैंने जो आपको बताया है वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर आपको सिखाना है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जैसे आप समझ लीजिए कि हमने बैक नेकलाइन भी पूरी कवर कर दी, सब काम हो गया, तो अब हम इसको कंधे से फिर जोड़ेंगे। बैक एंड फ्रंट को उसके बाद हम कंधे पे से जोड़ेंगे। जब कंधे पे जुड़ जाता है तो कंधे को यहां से दोनों साइड से स्टिच करने के बाद में फिर हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे हमारी। यहां तक कुर्ती का आपका 80% पार्ट कवर हो जाता है। एंड मेरे को लगता नहीं है इस काम में आपको मुश्किल से, जैसे कटिंग में अच्छे से टाइम लीजिए, पूरा फ्यूजिंग अच्छे से करिए, पेस्टिंग अच्छे से करिए, स्टिचिंग करने के बाद में खाली तुरपाई वाला काम ही तो हाथ का है, और कुर्ती बहुत आराम से रेडी हो जाती है। स्लीव्स लगाना इज वेरी इजी, बहुत आसानी से स्लीव्स अटैच भी हो जाती हैं इसके साथ। अगर आप लोग बोले तो मैं अभी अटैच कर दूं या इसका बाद में वीडियो शेयर करूं। आप लोग प्लीज किसी को जिसको ज्यादा कंफ्यूजन है वो मुझे बताएं। अगर आप बोले तो मैं मैम अभी के कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए मैम। और किसी को कुछ लग रहा है तो, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं बाद में एक वीडियो बना के भेजूं, कर दूं मैं अटैच बैक नेक भी। मैम मुझे एक पूछना था। अभी आपने जो गले का जो ये बोला है ना, मतलब कितना रखना है आगे का और पीछे का, तो हाँ जिनको हाँ। ज्यादा चाहिए उसमें कुछ अलग ड्राफ्टिंग हो जाती है क्या? देखिए क्या होता है, हम जितने भी लेडीज कुर्ते बनाते हैं ना, हम्म। उसमें मतलब मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं नॉर्मली, आपने देखा है मैंने एसी पर मैंने गले की डेप्थ ली है 6 इंच की, लेकिन अगर आप टेलर के पास जाते हो तो टेलर क्यों टेढ़ा नाप लेता है, आपने ध्यान दिया है कभी? हाँ, यस मैम। है ना, वो कहता है 7 इंच रख हाँ। देता हूँ, 8 इंच रख देता हूँ। हम्म। ये कभी भी गलत मेजरमेंट है। टेलर इज नॉट द लर्नेड पर्सन, वो अपनी प्रैक्टिस के साथ इस फील्ड में आ गया। अब सपोज उसने यहाँ से लेके यहाँ तक टेढ़ा नापा है, तो गले को टेढ़ा कहाँ से नापेगा फिर वो, क्योंकि वो गले की चौड़ाई लेकर के यों टेढ़ा नापेगा। तो कई बार क्या होता है, मैं अभी सब हम लोग लेडीज एक बात कर सकते हैं कि जो हमारा चेस्ट वाला जो यहाँ का पोर्शन है ना, ये बिना दुपट्टे के भी एकदम हमारा परफेक्ट लगना चाहिए। तो जो 6 इंच का गला मैं आपको बता रही हूँ, वो आप कम ले सकते हो, उससे ज्यादा प्लीज ना ले। फिर भी आपकी इच्छा है तो आपकी मर्जी है। नहीं, आगे वाला नहीं मैम, पीछे वाला बोल रही थी मैं। अभी हाँ, आगे वाला तो उतना ही लेना होगा ना? की बात अभी करते हैं। लेकिन आगे का गला मैं 5 या 6 इंच लेती हूँ, और हम उससे छोटा भी लेते हैं, 2-2.5 इंच का भी लेते हैं। लेकिन वो हमारा एक और नेक्स्ट कुर्ता जो बनेगा ना, बोट नेक बताऊंगी मैं आपको। तो बोट नेक कुर्ते में हम लोग गले की चौड़ाई वगैरह सब डिफरेंट कर देंगे। बैक नेक को मैंने बोला मैक्सिमम आप 8 इंच ही लीजिए। रीजन क्या है कि अभी हमने जो ड्राफ्टिंग सीखी है ना, उसमें शोल्डर मेजरमेंट, आर्म कर्व का मेजरमेंट, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। ये आपका पीछे का 8 इंच के गले तक चलता है। अगर आपने इससे ज्यादा गहरा गला बना दिया और आपने कंधे की ड्राफ्टिंग यही वाली रखी, तो आपका कंधा पे से कुर्ता उतरेगा। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, 10-10 इंच के बैक नेक होते हैं
और तब भी फिटिंग इतनी प्रॉपर आती है कि बिना कंधे पर डोरी या गोला बनाए कभी ना तो ब्लाउज कंधे पे से उतरता है, ना कुर्ता आपका हटता है। तो ड्राफ्टिंग इज डिफरेंट, आप प्लीज मत बनाइएगा। आप पीछे का गला 5 इंच से लेकर के 8 इंच तक गहरा बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा मत बनाइएगा। इस वाले कुर्ते की ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास में कुर्ते के लिए मेरा सबसे बड़ा सेशन होने वाला है। मैंने आपको बता दिया था कि कुर्ते में हम लोग सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि कुर्ता जो है ये आपके सारे कपड़ों का पेरेंट है ना। मतलब ये ही सारे कपड़ों को आपको पूरी तरह से समझा देगा। तो एक कुर्ता बच्चों का या बड़ों का किसी का भी आप बना लीजिए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेकलाइंस के साथ आप प्रैक्टिसेस करिए, तो आपका गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि गला आप वीडियो के जरिए समझना चाहते हैं, क्योंकि क्या है मेरे को अभी 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, मतलब टुडे आई एम वेरी बिजी, तो कल हो सकता है मैं दिन में या तो गले की नेक वो बना के आपको भेज दूंगी। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैम अभी कर है। दीजिए ना, देख के। अभी कर दूं? ठीक है। हाँ। देखिए ये हमारा है बैक पोर्शन, और मैंने इसको बैक पोर्शन अभी क्योंकि सेम था तो मैंने इसको बैक नेक मुझे गोल बनानी है। इसमें मुझे सेंटर पर कंधे पर एक नॉच लेनी है, यू कुड सी दिस इज द नॉच। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हमारा बैक वाला जो हमने पेस्टिंग करके एक कपड़ा तैयार किया था उसका भी हम ले लेंगे सेंटर। सेंटर लेने का बेस्ट वे यही होता है कि आप इसे एकदम एग्जैक्टली एक के ऊपर एक फोल्ड कर लीजिए, लाइक दिस। अब हम इसको इस वाली नॉच पर प्लेस करेंगे और राइट फेसेस टुगेदर रखना है, पिनिंग कर लीजिए। एक पिन लगा करके पहले मैं इसका सेंटर से कंधे तक की चौड़ाई पूरी नापूंगी, कंधे से भी इसका सेंटर प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, अब हम सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। जो अंदर वाला हमारा सर्कल है, ये वाला बाहर की तरफ टांका नहीं लगाना है, अंदर की तरफ बिल्कुल एडजेसेंट होते हुए मैं इसकी स्टिचिंग कर देती हूँ, और वही नॉच कट होता है। क्योंकि पूरा टर्न बैक करते टाइम अगर हम नॉच नहीं काटेंगे, तो अभी मैं बिना नॉच काटे भी आपको समझाती हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। कपड़ा कभी कभी क्या होता है नीचे से पकड़ भी लेता है, तो जैसे आप 1 फीट तक की सिलाई का करते हैं ना, 12 इंच की, कई बार धागा ही नहीं होता है, हमें पता चलता है हमने पूरा पेटीकोट का पूरा लाइन सिल दिया और धागा ही नहीं था, धागा कभी खत्म हो जाता है, तो बहुत अजीब फीलिंग्स आती है। तो हमेशा 12 इंचेस स्टिचिंग करने के बाद में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं सही जगह पे सिलाई कर रही हूँ, मेरा कपड़ा कहीं से पकड़ने भी नहीं आया है। वरना इतना उधेड़ने का टाइम वेस्ट होता है, प्लस हमारा कपड़ा भी उधेड़ने से खराब हो जाता है। मैम हमें इस मशीन में भी ऑयल का यूज करना है क्या? हाँ और जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी ऑयल का यूज करते हैं क्या, मशीन के हाँ, वो अच्छा मैं भी रहने? बता देती हूँ आपको 2 मिनट बाद में। देखिए मैंने है ना यहां से लेके यहां तक गोल सिलाई कर दी है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पिन हटाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सीम छोड़ूंगी, 1/3 ऑफ द इंच, आधे इंच से थोड़ा कम, क्योंकि इतना नहीं छोड़ते हैं वरना आपका कपड़ा अंदर इकट्ठा होके और बहुत बैड लुक देता है।
आप सोचिए अंदर जैसे हम बिना बात को कुछ कपड़ा भर दें किसी में, वो वाली फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा मार्जिन छोड़ दिया। लेकिन मार्जिन अगर आप कम छोड़ दोगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल खराब लगेगा, फट जाएगा जैसे ही आप पलटोगे। देखिए अब ये मैंने कट तो कर दिया, इसमें सीम भी छोड़ दिया। अब अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ, ये पहली बात तो फोल्ड ही नहीं होगा और इसमें इस टाइप के रिंकल्स ही रिंकल्स दिखाई देते हैं। सी, फोल्ड ही नहीं होगा ये कॉर्नर्स पे से। तो हमें क्या करना होता है, इस जगह पर एक नॉच कटर आता है। नॉच कटर का भी थोड़ा नॉलेज आप ले लीजिए। ये नॉच कटर होता है, स्मॉल सीजर जैसा आता है ये। और हम इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे करके छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं। कैंची से कभी कभी क्या होता है, हम बुकरम तक पहुंच जाते हैं, फ्यूजिंग तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा धागा भी कट सकता है। और इसको ऐसे हाथ में लेके और बस ये करना है। अब हम आराम से, जितना ज्यादा कर्व है ना उस कर्व पर आपका नॉच अच्छे से कटना चाहिए, क्योंकि कर्व पोर्शन ही दिक्कत करता है, स्ट्रेट तो हो ही जाता है फोल्ड। और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रेस स्टिच कर देते हैं फेसिंग में। प्रेस स्टिच पेटीकोट में तो मैंने बताई है आपको, लेकिन आप खुद सोचिए अगर हम कुर्ती में यहाँ पर एक प्रेस स्टिच कर देते हैं अगर, तो हमें लगता है हाँ बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ रही है, बट इट डजंट लुक गुड। वो जो सिलाई का जो एक टांका जो दिखता है ना यहाँ पर, वो आपके कपड़े की एलिगेंसी को खत्म कर देता है। तो आप आयरन के साथ इसे आराम से एकदम प्रॉपर ढंग से फिनिशिंग दीजिए। कहीं पर भी कपड़ा हमारा फोल्ड ना रहे, प्रेस कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर कभी भी सिलाई नहीं करनी हमें। इस जगह पर हमें मशीन नहीं चलानी है प्रेस स्टिच करने के लिए, क्योंकि मैं खुद वैसे ही बोल रही हूँ कि हमें यहाँ पर भी हैमिंग करना है। हमारा जो लेवल है काम करने का वो एग्जैक्टली ऑफ द बिग बुटीक जैसा हमें वर्क देना है, बहुत एलिगेंसी हमारे कपड़ों को देनी है। तो मशीन स्टिचिंग, प्रेस स्टिचिंग, हैमिंग जो करते हैं ना, तुरपाई जिसको बोलते हैं, उससे कपड़े का लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है। तो हम गले पर तुरपाई ही करेंगे। अब हमारे पास में ये जो फोल्ड था, इस फोल्ड को मैं पहले से टांका लगा लेती हूँ, ताकि जब मैं तुरपाई करूंगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने फ्रंट पैनल में भी अभी आपको ये वाली बात क्लियर की थी। मैम ये जो आप अभी सिलाई भी हाँ, चला सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी जो आप सिलाई चला रहे हैं अभी बाहर की हाँ साइड पेपर फ्यूजिंग पे, ये हम हाँ पहले भी चला सकते हैं। हाँ, ये पहले भी चला सकते हैं, या पहले भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे आपने सेंटर लिया था ना अभी मैंने मोड़ के, तो ये सिलाई में तो इतनी फिनिशिंग में ले नहीं रही हूँ ना, ऐसे ही ले रही हूँ रफली। इसमें काफी सारे सल भी लेने पड़ते हैं, तो बस वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। बाकी आप ले सकते हैं, इसको पहले स्टिच कर सकते हैं। ये क्या फोल्ड करने के लिए स्टिच है, क्योंकि हाथ से फोल्ड करूंगी ना तुरपाई करते टाइम, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो उसको हमने पहले ही फोल्ड कर दिया। मैम तो इसमें हमें अंदर फिनिशिंग मोटा फोल्ड करके फोल्ड करने की नीड नहीं होती है, नहीं नहीं, इसको डायरेक्ट दो वो बार फोल्ड कटिंग भी दिख नहीं रही किया है होगी। मैंने, इसको एक ही बार फोल्ड किया है ऐसे ही। नहीं तो हम दो बार फोल्ड करते हैं ना, पहले एक पतला फोल्ड फिर एक बड़ा फोल्ड, वो नहीं किया है मैंने, डायरेक्टली ऐसे ही फोल्ड कर दिया। क्योंकि मैं इसको अभी, आप जब आप देखेंगे ना ऐसे, देखो मैं इसकी तुरपाई करूंगी ना, तो ये अपने आप ही अंदर से इसका क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये देखो तुरपाई बहुत अच्छे से आ जाएगी इसकी, फ्रंट में हमारी बारीक बारीक तुरपाई दिखती है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है हमें कंधे जोड़ने हैं। कंधे जोड़ने से पहले हम तुरपाई नहीं करेंगे कुर्ते की। हम कंधे को कैसे जोड़ते हैं, हम एक पोर्शन को, बैक पैनल को फ्रंट पैनल पर राइट फेसेस टुगेदर रख देते हैं। और इसका जो ये फेसिंग है, इस एक फेसिंग को भी खोल लिया, देखो मैंने ऐसे, दिख रहा है, ये भी खोल लिया मैंने ऐसे खोल के। और अब मैं इसका टाका लगाऊंगी ना, तो क्या होगा, ये कंधे पर जो एक जोड़ सा दिखता है ना वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बाद में फोल्ड हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ,
अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ, और कंधे के लिए जो मैंने ये फेसिंग लगाया ना, इसे भी खोल के, और अब यहाँ से इस जगह से टांका लगाऊंगी, तो ये आराम से फोल्ड होके और बहुत अच्छी फिनिशिंग देगा। इसको बोलते हैं, मैम आपने दोनों साइड की फेसिंग ओपन करी है? हाँ मैंने दोनों साइड की फेसिंग ओपन कर ली, और कंधे मैंने जो लिया है ना, इसमें मैं 1.25 इंच कपड़ा दबा रही हूँ। मैम इसका ना आपने थोड़ा सा पास में वीडियो बना के भेजना है, समझ में नहीं आ रहा है वो। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने इसमें तो 1.25 इंच की सिलाई की थी कंधे पे, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या किया था। ये खोला इसलिए है क्योंकि अगर मैं दोनों को फोल्ड कर देती, फिर मैं टांका लगाती ना, तो वो जो कंधे पर ये वाला जोड़ दिखाई देता आपको, ये। अब मैं इसको क्या करूंगी, नाउ आई विल फोल्ड इट इनसाइड, तो ये क्या होगा, यहां से बिल्कुल फिनिश्ड आ जाएगा। देखिए ये मेरा गले का साइड है ना, ये ऐसा दिखाई देगा। अदरवाइज होगा क्या, अगर मैं फोल्ड कर लेती तो फिर ये वाला ये दिखता है, तो मैंने खोल के टांका लगाया, फिर मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, तो ये यहां से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। देखिए ऐसा हम ब्लाउज में भी ऐसे ही करते हैं, स्टिचिंग खोल के करते हैं, एक साइड की फेसिंग को दूसरे पर ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन वो शायद आपको अभी एकदम समझ में नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी इसको। बाकी मैं नॉर्मली जैसे बता, एक बार मैं करके आपको बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक तो जैसे मैंने फोल्ड कर रखा है, और दूसरे को मैं क्या करूंगी, इस पे चढ़ा लेती हूँ उल्टा करके, बट यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वीडियो, आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी सिंपली ये बात समझ लीजिए कि आपने इसको दोनों को पोर्शन को खोल लिया है, और खोलने के बाद अब हम इसको कंधे से कंधे तक जोड़ देंगे। 1 इंच कपड़ा दबाना ही है, वरना कंधे पर और दोनों साइड में बिल्कुल बराबर दबाना है, नहीं तो गला टेढ़ा हो जाएगा, आस्तीन छोटी बड़ी हो जाएगी। तो आप मार्क करके सिलाई करिएगा। ये देखो, आपको अभी जो दिखाया ना मैंने, कि मैंने कंधे को खोल लिया था, मैं कंधे को जब अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, तो देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए आप फिर गले की, इसकी हैमिंग वगैरह सब हो जाएगी ना, तब ये आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा। दिस इज कुर्ता, ठीक है। मैं इसे एक बार सर में डाल के फिर आपको दिखा देती हूँ, हालांकि इसमें बहुत सारे गले पर पिन विन लगे हुए हैं। समझ में आ गया होगा नेकलाइन और कंधे को कैसे करते हैं। नेकलाइन को पहले फिनिश किया है मैंने, फिर मैंने कंधे जोड़े हैं। अब इस पर रह जाती है सिर्फ आस्तीन लगानी। तो स्लीव्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे अटैच होती है, मैं सिर्फ पिनिंग के जरिए भी आपको बता रही हूँ कैसे करना है। हमारे पास में अब 2 शोल्डर्स रेडी हो गए हैं, और दोनों शोल्डर्स पर हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स का हमने सेंटर नॉच कट किया हुआ है। स्लीव्स को इस वाले पैनल पर, क्योंकि दोनों साइड की स्लीव्स में हमने कोई डीप कटिंग नहीं की है, तो हम आराम से कंधे पर फ्रंट और बैक को ज्यादा ध्यान में दिए बिना, यहाँ पर स्लीव्स का ये नॉच है, ये मेरा बैक पैनल और फ्रंट पैनल का कंधे वाला जोड़ है। मैं इस जगह पर एक पिन लगा देती हूँ। वो पिन मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा रही हूँ एक बार, देखिए। अब ये मेरा है इनर कर्व पैनल का, और ये मेरी स्लीव्स का आउटर कर्व है। इनर कर्व को आउटर कर्व के साथ आपको ऐसे करते हुए सिर्फ 1/4 ऑफ द इंच सिलाई करनी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारी स्लीव्स में से कपड़ा या तो छोटा रह जाता है यहाँ पर, या फिर बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो उसका रीजन क्या होता है कि जब हमने कर्व स्केल को रखा होता है ना, तो कर्व स्केल इनर कर्व पर या तो कहीं डीप हमने पहुंचा दी होती है, या हमने बाहर की तरफ रख दिया होता है। तो उसका क्या है कि स्केल को रखने का जो तरीका होता है
वो हम जब पैनलिंग करते हैं फ्रंट और बैक पैनल में, जब बुड्ढे की कटिंग करते हैं, तो जो हमने स्लीव्स का ही रखा होता है ना, तो वो अपने आप, क्योंकि आपने ये आर्म कर्व के हिसाब से रखा है, ये भी ये शोल्डर के हिसाब से रखा है, ये आर्म कर्व के हिसाब से रखा है, तो आप जब रख रहे हैं प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये जो आप बनाते हैं ना, ये बिल्कुल दोनों बराबर आए हैं मेरे, बिल्कुल बराबर है। इधर भी ये बिल्कुल बराबर आए। अभी कभी कभी छोटे बड़े कंधे का सीम आपने कम कर दिया, या आपने जब इसको अटैच किया, तो आप इसको प्रॉपर मार्क करिए। कच्चा करना बेस्ट रहता है। जिनकी सिलाई की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है ना, हमने खुद ने बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि आउटर कर्व और इनर कर्व को जब हम जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास में प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमारा कपड़ा कई बार छोटा बड़ा रह जाता है। तो आप इसे कच्चा करेंगे ना, कच्चे को उधेड़ना बहुत ईजी होता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और कच्चा करने से इसमें कहीं कपड़ा भी पकड़ने में नहीं आएगा, वरना कभी ये छोटा सा कपड़ा ये फोल्ड हो जाता है, कभी इधर से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी एक बार, कई बार प्रॉब्लम्स देखी है मैंने, तो वो चीज नहीं आएगी। आप स्लीव्स को बॉडी पार्ट के पैनल से जोड़ते टाइम सुई धागे से कच्चा स्टिच कर लीजिए, फिर मशीन पे काम करिए, तो आपका प्रॉपर सीम और बहुत अच्छे से बैठता है। ये क्लियर है? दूसरी साइड का भी एक बार मैं लगाना बता देती हूँ। तो मेरा तो एक कुर्ता रेडी हो गया आज आपकी क्लास के साथ ही पूरा। मैम तुरपाई कैसे करते? तुरपाई के लिए मैं वीडियो भेजूंगी आपको, क्योंकि क्या, तुरपाई आपको मेरे हाथ का एकदम फोकस करूंगी मैं, और तुरपाई का, ठीक। बास्टिंग कच्चे टाके का, और एक बखिया का मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। ओके। फिर मैम गले को तुरपाई हाथ से करना पड़ता है? हाँ जी, हाथ से करेंगे ना, वैसे तो आप कर लो मशीन से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ से करोगे तो आपको खुद को फीलिंग्स आएंगी कि हाँ ये बहुत अच्छा बना है। ठीक है, अभी दोनों साइड्स की स्लीव्स हम अटैच कर देंगे। अब एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, यहाँ पर आपको देखना है बोर्ड पर, ये हमने कुर्ते की जो ड्राफ्टिंग की थी, मैं इसको एक बार पूरा रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि आज आपको सबको एक कुर्ता कट करना है, चाहे कपड़े पे, चाहे कागज पे, चाहे किसी बच्चे का। हमें पेपर लेना है, पेपर की लंबाई जो है वो टोटल लंबाई में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, जो भी आपने लंबाई ली है, और कागज को हम चौड़ाई से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम हमारा कागज 2 तह में आ जाएगा, और सी से लेकर डी तक और ए से लेकर बी तक इस कागज की चौड़ाई रहेगी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। बोर्ड पे नहीं दिख रहा है मैम कुछ भी। अब अभी दिख रहा है। देखिए, ये जो चौड़ाई है ये हमारी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस है। मेरे आने से जैसे ही मैं स्क्रीन पे आती हूँ ना, तो ये फ्लैश कर देता है। मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर रह के बात कर रही हूँ। तो ए बी पर हम एक मार्क करेंगे, वो 2.5 इंच होगा। ए सी पर हम एक मार्क करेंगे, 6 इंच होगा। और इन दोनों को आपकी मर्जी है उस शेप में आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये गला जो है ये हम बाद में अपने फ्यूजिंग पे बनाएंगे। फिर ए बी पर ही हम मार्क करेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। जो भी शोल्डर मेजरमेंट आप ले रहे हैं प्रॉपर लीजिए, उसमें 2 का भाग लगाइए, और जो आ रहा है वो जी तक मार्क मार्क करके, ए से लेकर जी तक का होगा शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। बी से लेकर डी वाली पर हम लगाएंगे आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 -हाफ इंच, ये हमारा एच होगा। जी और एच को हमें पहले नहीं मिलाना है, हमें एच पर एक आड़ी लाइन खींचनी है पहले। जो आड़ी लाइन हमारी जाके मिलेगी, वो दूसरा मार्क हमारा आई हो जाएगा। आई से लेकर एच तक हमारी जो लाइन है उस पर हम एक निशान लगाएंगे। वो निशान आई की तरफ से स्टार्ट होगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच, और जो मार्क आएगा वो हमारा जे हो जाएगा। फिर अब हमें इस जे को मिलाना है जी से, एच को नहीं मिलाना है जी से। ये जे है मेरा, तो ये जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा रह जाएगा। फिर हम आगे आ जाते हैं, एसी लाइन पर हम कमर तक की लंबाई का एक निशान लगाएंगे, वो मेरा हो जाएगा के, और के पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी जो जाके एल पर मिलेगी, और वो जो एल मार्क है वो हमारा आएगा बीडी पर। के से लेकर एल तक आपको लेना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच। ये हॉरिजॉन्टल मार्कर बेस डिवाइडेड बाय, जहां पर आके मिलेगा ना उसको हम मार्क कर रहे हैं एम। एम को मिलाएंगे जे से, और यहां से एल से हम 7 इंच का एक निशान लगा लेंगे,
जो हमारी स्लिट लाइन होगी, और उस निशान को हम एम से ऐसे टेढ़ा करके मिला देंगे। तो जो हमारी कुर्ते की शेप आएगी वो इस टाइप से ये वाली आ जाएगी। बाकी का ये पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा है, हम गला नहीं कट करेंगे। गला हमेशा फ्यूजिंग पे कट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम नेकलाइन पेपर फ्यूजिंग के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आस्तीन की ड्राफ्टिंग भी एक बार इस पे ड्रॉ कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको इसकी फोटो मिल जाएगी। ये जो है, ये पेपर की चौड़ाई मैंने ली थी आर्म कर्व प्लस 2 इंच, और ये जो लंबाई है मेरी आस्तीन की, जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए उतनी है। अब मैं इसका सेंटर लेकर के और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूं, तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये 2 तह में आ जाएगा। और अब जो बंद भाग है उस जगह पर हम ABCD मार्क कर लेंगे। BD पर हम मार्क करेंगे आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा E मार्क होगा, A से लेकर E तक हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, और फिर अपनी कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि ये जाकर के E पर मिल जाए। ये हमें आउटर कर्व बनाना है, ये वाला इनर कर्व है, ये आउटर कर्व है। CD पर आप आस्तीन की मोहरी जितनी भी लेना चाहते हैं उतनी लेकर के और आप इस टाइप से कट कर दें। ठीक है, अब ये जो कुर्ती है इसकी लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आस्तीन की लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। गले की चौड़ाई आपको 2.5 इंच रखनी है तो रखनी है। किसी छोटे बच्चे के लिए हम चेंजेस करते हैं, बाकी बड़ों में ये कोई चेंजेस हमें नहीं करने। तो ये मेरी कुर्ते की ड्राफ्टिंग का, अभी मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज दूंगी, एक फाइनल ड्राफ्टिंग पेपर में भी कर दूंगी। और इतनी जो मैंने स्टिचिंग की है, आई थिंक आपको सबको वीडियोस आप देखिएगा, और प्लीज ट्राई टू मेक। ये कपड़ा इतना टफ नहीं है, बट इट नीड्स द प्रैक्टिस ओनली। इफ यू डू द प्रैक्टिस यू विल बी वेरी मच परफेक्ट टू मेक एनी काइंड ऑफ कुर्ता। और हमारा मेन जो पर्पस है ना वो ये है कि आज है ना, साड़ीज और ब्लाउज से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज कुर्ते की है। तो पार्टी वेयर कुर्ता, गाउन है, इतनी वैरायटीज है। सिर्फ बेसिक बॉडीज ब्लॉक अगर आपको आता है, आप किसी भी टाइप का कुर्ता बना सकते हैं, किसी भी टाइप का, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आपको सबको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग फोन करके बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए। क्या पूछना चाहते हैं? मम्मी को बोलो घर काम कर। मैम मैंने पैंट पे स्टिच किया, उसमें मेरा थोड़ा पॉकेट खराब हो गया। मतलब अच्छा, स्टिच अच्छा हुआ बट गैप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है पहनते हैं तो। जारी ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैंने पैंट स्टिच किया मैम, तो जो हम्म। पॉकेट का साइड जैसे ऐसे दिखता है ना नॉर्मल अच्छा सा, वो थोड़ा दोनों का साइड थोड़ा मतलब गैप दिख रहा है मतलब। वो देखिए, स्टिचिंग में सीम में कुछ गड़बड़ी होती है, पहले ही बनाया ना आपने अभी, तो हाँ ऐसे आप फर्स्ट टाइम। बिल्कुल होपलेस नहीं होए। फिटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, और आप कोशिश करें थोड़ा हाथ से सिलाई कर लीजिए, पिनिंग कर लीजिए। आप उधेड़ सकते हैं तो उधेड़ के आपको जहां कमियां लग रही है ना, वो देखिए क्लास में अगर अपन ऑफलाइन करते हैं, सपोज कोई क्लास, सब कुछ तो यहाँ पे कोई भी नहीं करता। मेरे पास मैंने कटिंग तक करवा दिया, 2-3 बार 4 बार मशीन चलानी सिखा दी, हाथ की मशीनें ही देती हूँ मैं सबको। तो उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको उधेड़ना ही पड़ता है फिर। तो अगर आपको लग रहा है कि आप उधेड़ के ठीक कर सकते हैं, जिस स्टेप पर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, आप पूरा स्टिच करने से पहले पहले आप उस चीज को देखें, क्योंकि पूरा सिलने के बाद तो उधेड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। सपोज मैंने यहाँ पे आस्तीन में मेरी कोई प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने पूरा कुर्ता सिल दिया, फिर मैं कैसे उधेड़ूंगी? तो आप देखिएगा उसको कि कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई रिलेटेड टू माय गाइडेंस आपको कुछ नीड है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं बताऊंगी। मैम अगर बेल्ट अलग से लगाना है ना, तो बेल्ट कितना मतलब लेना चाहिए अलग से, अगर पैंट में ज्वाइन कर रहे हैं फिनिशिंग अगर आया अच्छा है, लाना है। ये वाली चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, आपको वीडियोस आप देखिएगा। आपको जो पैंट का जो आपने बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया ना, वो आप टोटल लेंथ जो अपन ने ली है, अपन ने 4 इंच और जोड़ा था उसके अंदर, 3 इंच या 4 इंच, आप उससे कम लेंगे। आप सिर्फ टोटल लेंथ प्लस 1 इंच ही लीजिए आप कपड़े को, क्योंकि आप बेल्ट ऊपर से जोड़ रहे हैं, और बेल्ट जो है वो नेफी जैसी बनेगी इसके अंदर। तो जो बेल्ट की हाइट है ना, वो आप जो ले रहे हैं वो आप लेंथ में से मार्जिन कम कर दीजिए। मैंने बोला था हम 1.25 इंच ऊंचा ही इलास्टिक लगा रहे हैं, तो 1.25 इंच वाला इलास्टिक जो आप लगाते हैं उसके लिए बेल्ट की जो चौड़ाई होती है 3 इंच होनी चाहिए हाइट उसकी, क्योंकि इधर भी है, बैक में भी जाएगा प्लस सिलाई में भी जाएगा, तो 3 इंच आपका कपड़ा होगा।
फिर जैसे बेल्ट अपना बन गया तो फिर वो पैंट में अगर हमको ज्वाइन करना है तो उसको जस्ट नीचे का पार्ट और पैंट के ऊपर का पार्ट ज्वाइन करना है ना मैम? हाँ, जैसे आप है अगर ना, अपना आपके घर पे रखी हो ना, आप उसे हाँ। देखिएगा। और आप एक बार उसको देख करके आपको एकदम पता है क्या होता है। कई चीजें है ना, जैसे रेडी जो कई चीजें होती है ना, उनको देख करके जिसने भी ये 1 मंथ का डिप्लोमा किया होगा ना, वो आराम से देख करके ये समझ लेगा कि इसमें क्या सीक्रेट्स हैं। तो मैं शायद आपको बोल के नहीं बता पाऊंगी। आप अपना जो पेंट वाला वीडियो है, एक बार आप वो देखिए 2-3 बार, है ना। ओके मैम। तो आपको ओके। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है आज के कुर्ते से रिलेटेड? मैम कभी भी पेपर फ्यूजिंग यूज करना है नेक बनाने के लिए, हम्म। या ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं? नहीं, पता है क्या है हमारा। हम्म। अब एक बात बताइए, हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप चटनी पीस सकते हैं ना, सिलबट्टे पर पीस तो सकते ही हम। लेकिन हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, उसकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आपको पेपर फ्यूजिंग पता है क्या दे रहा है? वहां पर आपको पेपर फ्यूजिंग उसका रिजल्ट भी बेटर दे रहा है, प्लस आपके काम को आसान बना रहा है। मतलब आपको ये कहा जाए कि आपको एक पगडंडी मिल गई, आप उस पर ही चलिए, या हम जंगल में रास्ता बनाते हुए चले, है ना। तो एक बना बनाया रास्ता है, एक ये जो फ्यूजिंग है ना, ये इतना इजी पाथ है सिलाई करने का। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, यहाँ की जो फोल्ड भी कर रहे हो ना, इसमें भी आप पेपर फ्यूजिंग लगा के करो। इतनी खूबसूरत सिलाई होती है, और आपको मार्जिन को सोचना ही नहीं पड़ता है। वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होता है। ठीक है। अगर हम पेपर फ्यूजिंग यूज नहीं करते हैं और कपड़ा ही अगर कट कर ले तो? आपका टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है। देखो, जब हमने सिलाई सीखी थी ना, तो हमारी मैम क्या करती थी कि हमें ना पहले अंदर की फेसिंग को कटवा देती थी कंगूरे की शेप में। तो हमें ना उतनी गोलाई में सिलाई करते करते इधर उधर भटक जाते थे। वो कहीं पे गोल सिलाई आ जाती थी, जैसे ऐसे वाली सोचो आप, एकदम ऐसा गला है, नहीं अच्छी आती थी फिनिशिंग। और 2 बार अगर सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती थी ना, तो एक तो वो एज ऐसी होती है, टाइम भी नहीं होता, एकदम एक अजीब सा इरिटेशन होने लगता है। यहाँ पर पहले दिन से जब आप सिलाई करोगे, मतलब मेरे बैच में कई बार एकदम न्यू बिगनर्स आते हैं, बट दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब जो इक्विपमेंट्स है ना हमारे पास में, मैं चाहती हूँ हम उन चीजों को फॉलो करें। बहुत इजीली अवेलेबल है, आपके यहाँ नहीं मिल रहा अभी पेपर फ्यूजिंग? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ कि यूज करना जरूरी है कि नहीं। एक बार करना चाहिए, करना चाहिए। मैं मशीन में वो ऑयल वाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यूज करना देखो, चाहिए क्या? यहाँ पर 2 छेद दिख रहे होंगे आपको इस जगह पर। हाँ। आप सिर्फ इन 2 छेद में तेल डाल दीजिए बस। मशीन ऑयल आता है ना मैम, मेरे मतलब हाँ, मेरे को मशीन आइडिया ऑयल, नहीं था। मशीन ऑयल आता है। मशीन ऑयल का जो कीप होता है ना, उससे आप इन 2 छेद में डाल दीजिए। और या फिर इस जगह पर आप डाल सकते हैं। लेकिन आप एक रफ कपड़ा लेके खूब सिलाई करिए पहले, ताकि आपका जो तेल है ना उस पे आ जाएगा। इसके अलावा आप इस साइड में कहीं पर भी तेल मत डालिएगा, इसमें बहुत सारे छेदे दिख रहे हैं। लेकिन इधर क्या है, मशीनरी इसकी मोटर वोटर सब है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो फूक जाएगी वरना। अच्छा हाँ मैम, 2 कॉर्नर है। इसमें देखो एक छेद यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इन 2 छेद में कभी कभी तेल डालती हूँ, एक आध महीने में आराम से काम हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे मैम इंचेस लिखा है वहां पे, और ये यहाँ पे ना 2 सर्कल है पॉइंट हाँ वहां पे। हाँ, इसमें 2 छेद है ना इस जगह पर। यहाँ पर ये बूट है ना, इसके हाँ पास में मैम। अगर हाँ। ये छेद है, हाँ। तो यहाँ पे डाल सकते हैं। खोल के आप इसी के नीचे जो अपना बॉबिन लगाई है, वहां को आप कभी कभी क्लीन कर दीजिए, कपड़े से पोंछ दीजिए, तो आराम से आपका काम हो जाता है। ओके। ओके, थैंक यू चलिए, मैम। मैम वो वेलकम। उसका वीडियो बना के भेज देंगे ना आप? शोल्डर जो जोड़े आपने आप ही, काय का? जो गले का दोनों बैक और हाँ हाँ, फ्रंट का जो उसका मैं जोड़ दिया वीडियो ना आपको आपने। बना हाँ। करके एक और कुर्ते का भेज हाँ। दूंगी। और हाँ, ये क्योंकि अभी समझ शायद में कल नहीं आया। परसों क्लास का वीडियो भी आपको काफी लेट मिला है। तो अभी हाँ। कल परसों 2 दिन की छुट्टी है। आप एक बार थॉरोली हाँ। जितने भी वीडियोस आए हैं ना, उनमें से जो हाँ। वीडियो आपको लग रहा है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना ही पड़ेगा, आप वो देखिए और आराम हम्म। से काम करिए, है ना। ठीक है। और बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आई एम ऑलवेज बी देयर, आपकी हेल्प करूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है आएगी। मैम। ठीक। थैंक चलिए, यू सब मैम। कुछ ठीक। ठीक है। जय जिनेंद्र। मैम हाँ एक डाउट है, जो ये पेटीकोट में लगाया था ना सिंगल पट्टी और डबल पट्टी, तो हाँ, सिलते वक्त है ना वहां पे थोड़ा सल आ रहा है, तो उसको कैसे बराबर करें? कल इसलिए आ रहा है कि जो आपने पट्टी लगाई थी ना,
उसका सीम तो हमारा था ज्यादा, और आपने जो बगल का टांका लगाया है ना, उसको आपने थोड़ा सा कम दबाया है, तो पट्टी ऊपर की तरफ से सल मार रही है। और अगर नीचे की साइड में सल आ रहा है, तो उसका रीजन ये है कि आपने ऊपर, आप जो कपड़ा आपने दबाया ना पट्टियों में दोनों तरफ का, एक वो हाँ भीतरी पट्टी को आप हल्का सा कट करके पहले खोल के बाहर निकालिए। जितना सीम आपने डाला है ना भीतरी पट्टी का, हाँ हाँ है ना, हाँ। उसको सीम को कट कर दीजिए नॉच की तरह। तो खुल के बाहर की तरफ आ जाने चाहिए नीचे के पैनल पे। ऊपर वाली पट्टी तो आप फोल्ड कर दो, जैसे ही फोल्ड हाँ करते हैं ना नीचे वाला भाग भी फोल्ड हो जाता है, तो उसको फोल्ड हाँ। होते टाइम उसको कट कर दो आप। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत।